चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हम पढ़ेंगे किसी कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है या फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होती है और दोनों में रिलेशन क्या निकल के आता है। जानने के लिए लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। किसी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं ये हमको निकाल के बताना है। हाँ, यहाँ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा किसी कॉम्प्लेक्स के लिए ये, और जो ओवरऑल कांस्टेंट हम निकालेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, कोई हमने सेंट्रल मेटल एटम लिया यम, ध्यान समझना, हमने कोई लिगेंड लिया यल। जब इसको हम दोनों को रिएक्ट कराएंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा ML1 बनाएगा, यम मिलेगा यल के साथ, ये कोई नया कॉम्प्लेक्स बना लेगा ML1। और इसी प्रकार अगर हम बात करें ML1 ये किसी दूसरे लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा ML2। सेंट्रल मेटल एटम वही है हमारा, लिगेंड हमारा चेंज हो रहा है, एक नया लिगेंड बन जा रहा है। फिर ML3 प्लस में एक लिगेंड जोड़ दिए, क्या बना लिया ये 2 होगा ना 3। इसी प्रकार अगर हम करते चले जाएं तो हमारा एक टाइम आएगा N-1 का, और इधर यल होगा तो L-1 जुड़ के MLN बना देंगे। बोलो हाँ या ना। अरे भाई सिंपल है, इधर ML2 है 3 है, 3 में से एक कम है 3 - 1, इधर 2 है 2 - 1 1 ही आ रहा है, तो इधर भी N है N-1 ही आएगा। कॉमन सेंस सोच लो। अगर अब हम बात करें स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पर K1 निकालें तो क्या आ जाएगा ML1 अपान यम। अगर हम इसके लिए बात करें K2 के लिए क्या हो जाएगा ML2 अपान में ML1 एंड। अगर हम बात करें K3 की क्या हो जाएगा ML3 अपान ML2 एंड। देखिए प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट ही तो होता है। एंड इसी प्रकार अगर हम Kn की बात करें क्या आ जाएगा MLN अपान में MLN-1 में। ठीक, क्लियर, समझ में आया? यहाँ तक तो सबको दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो गया। ये वैल्यू निकली K1 K2 K3 एंड Kn की, समझ में आया। और जिसको हम कहेंगे अगर हम बात करें K1 K2 K3 Kn इसी प्रकार चल रहा है तो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे K1 K2 K3 so on Kn are known as step wise stability constant। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये हमारा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाएगा। ये K1 K2 K3 Kn। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर K1 ज़्यादा स्टेबल होगा K2 ज़्यादा स्टेबल होगा, या K2 K3 में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर K1 Kn में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका पता लगाते हैं। अब हम आपको बता दें, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इधर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होगा K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3 इज ग्रेटर देन सो ऑन Kn, ये ऑर्डर होगा इसका। अब इसका कारण भी है, काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते कि सर इसका कारण क्या होगा। कारण बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से। मान लो ये है एक हमारा सेंट्रल मेटल एटम, सपोज दैट ये मान लो हमारा सेंट्रल मेटल एटम ही है, ये जो इंक की डिब्बी है सेंट्रल मेटल एटम है, और हमारे पास कुछ मार्कर्स हैं जो कि लिगेंड्स का कार्य करेंगे। ध्यान समझना, क्लियर आएगा।
मान लो ये m क्या है, ये इट इज m सेंट्रल मेटल एटम, और ये हमारे लिगेंड्स हैं, जो मार्कर दिख रहा है आपको लिगेंड है। अगर हम बात करें, एक लिगेंड आएगा जुड़ गया, दो लिगेंड आया जुड़ गया, इसी प्रकार और भी लिगेंड आ गए जुड़ते चले गए, मतलब लिगेंड बढ़ रहे हैं। पहले लिगेंड हमारा कम था, इधर लिगेंड कम था, मतलब एक ही लिगेंड था, बाद में दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, तो लिगेंड की संख्या बढ़ रही है। लिगेंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, अगर रिपल्सन ज्यादा होता है स्टेबिलिटी कम हो जाती है। 100% क्लियर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल ज्यादा होगा, एक और आ गया तो दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण रिपल्सन होंगे, तीसरा आ गया और रिपेल करेगा, चौथा आ गया और रिपेल करेगा, जिसके कारण जब रिपल्सन होंगे, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी लिगेंड में होते हैं, जब रिपल्सन होंगे तो उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी घटेगी। क्लियर है? सो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमारा निकला स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार यदि हम अगला टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक हमारा है कम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसे बोल सकते हैं हम, इसे बोलेंगे कम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी आर, ओवरऑल भी इसे बोलते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल में जब हम देखेंगे तो इसमें K1 नहीं, इसमें हम β1 निकालते हैं, अभी हम करेंगे तो बताएंगे आप लोगों को। तो इधर क्या होता है, इधर हम जोड़ते हैं m प्लस में L, तो इधर हमारा क्या बनता है ML, इधर L ही रख रहे थे, चेंज नहीं कर रहे थे, बट ऐसा ओवरऑल में नहीं होता। ओवरऑल में लिगेंड हमारे बदल रहे हैं, इसमें सेंट्रल मेटल एटम में कुछ नहीं जोड़ना, M प्लस 2L कर दिया जाता है, लिगेंडों की संख्या बढ़ाई चली जाती है। मेटल में यहाँ पर नहीं लिया जाता कि Ml इधर है तो Ml इधर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट में है। 2L रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना, क्या बनाया ML2, बोलो बनाया कि नहीं, इधर क्या होता था, चेंज होता था ना। अब अगर इसी प्रकार हम बात करें थर्ड की, M प्लस 3L क्या बनाएगा ML3, सो ऑन। जब हम बात कर लेंगे तो ओवरऑल हमारा M प्लस NL निकालेंगे तो क्या आ जाएगा MLN। इधर देखेंगे N-1L निकला था, बट इधर क्या, इधर नंबर आप बढ़ा रहे हैं, लिगेंडों की संख्या बढ़ा रहा है। काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ऐसा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। इधर क्या होता है M प्लस N ML1, अब ML1 प्लस में L, इस प्रकार इसमें काउंट होता है, इसमें M प्लस L ML हो जाता है, M प्लस 2L ML2, M प्लस 3L ML3, M प्लस NL MLN। क्लियर? अब हम जब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट के लिए β1 लिखेंगे, β1 इक्वल टू ML अपान में क्या हो जाएगा कैपिटल M। दूसरे के लिए निकालेंगे इसी प्रकार, β2 क्या हो जाएगा ML2 अपान में M2L, और हम β3 निकालेंगे, β3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ML3, क्योंकि इधर देखिए ML3 है β3 के लिए, अपान M3L। होगा कि नहीं होगा? अगर हम n के लिए निकाल लें तो βn इक्वल टू क्या हो जाएगा MLN अपान में MN। क्लियर? ये वैल्यू हमारी बचती है। सो नोट डाउन करें, नोट डाउन करें, ठीक। अगर हम बात करें इधर β1 β2 β3 क्या कहलाता है, हियर β1 β2 β3 सो ऑन βn। जैसे यहाँ पर देख रहे थे K1 K2 K3 हमारा एक स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाता था, वैसे ये ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाता है, आर नोन एज ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बोले या फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोले, चाहे जो बोल सकते हैं। ओवरऑल
स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक, क्लियर। काफ़ी बच्चे कभी बार हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट करते हैं सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। यार जानते हैं हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है कि हम बहुत तेज़ लिखते हैं गलत हो जाती है यार, क्या करें, इतनी भी तेज़ नहीं हमारी इंग्लिश की, पूरा आर्ट उटा सही होगा। सो आप लोग समझा करो यार, नोट कर लो फटाफट से, नोट करो। अब बारी आती है कि हम निकालेंगे दोनों में रिलेशन, कामुलेटिव या फिर जिसे बोलेंगे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में, दोनों में हम रिलेशन फाइंड करेंगे, दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे। और जो ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा n है, इसे लॉग के रूप में भी लिखा जाता है, लॉग के रूप में भी लिखा जाता है। मतलब ऐसे लॉग बेस 10 बीटा 1 लॉग बेस 10 बीटा 2 सो ऑन, ऐसे इस प्रकार भी लिखा जाता है। अभी हम लिख के आगे चल के दिखाएंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में आखिर क्या रिलेशन निकल के आता है। आप मान लीजिए बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 6 बीटा 7 कुछ भी मान लीजिए प्रूव करने के लिए, नो डाउट आपका आंसर आएगा। बट हम एक मानक तौर पे बीटा 3 या बीटा 4 ले लेते हैं जिससे हम प्रूव करेंगे। हालांकि आप बीटा 1 लोगे तो उसमें थोड़ा सा आपको जोड़ना पड़ेगा, आ जाएगा, फिर भी आएगा, डोंट वरी, क्लियर। तो हम लेते हैं लेट बीटा 3 फॉर फाइंडिंग रिलेशन, रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमने बीटा 3 लिया। अगर आप लोग कहो तो हम एक आंक और लेकर के दिखा देंगे, पहले बीटा 3 लेकर दिखा दें, तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा। अगर आप बीटा 3 की वैल्यू निकालो, हमने जस्ट अभी बीटा 3 की वैल्यू निकाला था, अगर आपको नहीं पता तो आप फिर से पेज को पलट करके देख लीजिए ना। तो जब बीटा 3 की वैल्यू हमने निकाला तो क्या आया था हमारा ML3 अपान में यम और में यल का क्यूब, यही तो आया था। सॉरी हमने वहाँ पर शायद 3L लिख दिया था, सो वो हमारा मिस्टेक था, वो 3L नहीं होगा, यल की पावर 3 होगा। अरे भाई देखो m है प्लस में 3L है, अगर इस प्रकार है हमारा ML3 बना रहा है तो हम बीटा 3 अगर निकालें तो क्या हो जाएगा ML3 अपान में यम और यल की पावर 3, ऐसा होगा। तो शायद हमने 3L लिख दिया था, सो सॉरी, कमेंट तो आज मिलेंगे सर ऐसा कैसे कर देते हो आप। सो चलिए देखते हैं ML3 ऐसा होगा। हमने सॉल्व करने के लिए ताकि वैल्यू हमारी k के रूप में आ जाए, इसलिए क्योंकि हमें ये स्टेप वाइज हमने निकाला था k और स्टेबिलिटी कांस्टेंट ओवरऑल जो निकाला वो बीटा, तो k के रूप में हमें लाना है, बीटा और k के दोनों के रूप में आना चाहिए, तभी तो हमारा कंपेयर होगा, तभी तो हमारा रिलेशन निकलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग, हम मल्टीप्लाई करें किससे कि ताकि हमारी वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ML ML2 से, ML2 ऑन, चाहे हम ऊपर भी करें नीचे करें, बस इतना लिख के छोड़ दो बहुत काफ़ी है। ऊपर न्यूचे मतलब आंसर दोनों में हम करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लिख लेंगे ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पर बीटा 3 की वैल्यू हमारी निकल गई ML3, हमने मल्टीप्लाई किया किससे ML से और ML2 से, क्लियर है। और नीचे भी मल्टीप्लाई किए हैं हमने, ध्यान दीजिएगा ML क्यूब, तो ये तो हमारा है ही, और हमने मल्टीप्लाई किया है ML और ML2 से, क्लियर। अब हम इसको लिख सकते हैं ML है तो हम इसे लिख सकते हैं ML अपान में यम की जगह यम रहने देते हैं, यल क्यूब है एक यल इधर आ गया, यल क्यूब को यल इंटू यल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ML2 स्टेप वाइज लिखेंगे अपान ML लिखेंगे ML
और ये L क्यूब है तो एक L इधर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई में Ml3 वाला लाएगा Ml3 अपान इधर Ml2 है Ml2 और इधर भी हमारा एक L आएगा। सो ये फॉर्म देख पा रहे हैं, ये है K1 का वैल्यू, ये है K2 की वैल्यू, ये है K3 की वैल्यू। तो बीटा 3 की वैल्यू आई K1 इंटू K2 इंटू K3। अगर हम इसी प्रकार बीटा n की वैल्यू निकालें तो K1 इंटू में, K2 इंटू में, K3 इंटू में, सो ऑन Kn भी आ जाएगा हमारा। अगर हम log बीटा n निकालें, log बीटा n log बेस 10 में, तो इधर भी log हो जाएगा, log K1 इंटू में, K2 इंटू में, K3 इंटू में, सो ऑन Kn इंटू में ना। अब हम जानते हैं log a इंटू बी की वैल्यू क्या होती है, log a प्लस log b, वैसे log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा log बेस 10 ही है हमारा, K1 प्लस में log बेस 10, K2 प्लस में log बेस 10, K3 प्लस में सो ऑन log बेस 10 Kn। ये वैल्यू निकल के आई हमारी रिलेशन बीटा n। नोट डाउन करें फटाफट से, सबको क्लियर होता है, सब बच्चों को क्लियर होता है यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर 100%। चलिए, तो आपने देखा किस प्रकार हमने रिलेशन निकाला, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाला और साथ साथ हमने स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी निकाला। सो आने वाले लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे। सो आप लोग मेहनत से पढ़िए और खूब मन लगा के पढ़िए, जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और मेहनत करते रहिए, जिससे कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। अगर नोट्स चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं।